फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एसएस में बुक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री वाली बुक में अब लेसन नंबर 2 चल रहा है। और लेसन नंबर 2 का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसमें पहला जो टॉपिक है वह है सामाजिक परिवर्तन का युग। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के युग का मतलब है कि 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इस फ्रांस की क्रांति का जो असर है वो समस्त यूरोप के देशों में फैलने लगा। जो परिवर्तन है, समाज के परिवर्तन की दिशा में जो यूरोप के देश थे वो आगे बढ़ने लगे। यूरोप के कई देश ऐसे चाहते थे कि उनके यहाँ भी ऐसी व्यवस्था हो जिसमें एक समान शासन व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ इन्होंने देखिए फ्रांस में हमने देखा, फ्रांस की तरह अन्य यूरोप के अन्य जो देश थे उनमें भी पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। इनको विशेष अधिकार प्राप्त था। जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं, फ्रांस की क्रांति में हमने ये पढ़ा कि ये दो वर्ग ऐसे थे जिनको विशेष अधिकार प्राप्त था। और विशेष अधिकार क्या प्राप्त था? ये लोग कर नहीं देते थे। राजा के किसी भी निर्णय में भागीदारी जो होती थी वो इन्हीं की होती थी। आपको ये जानकारी के लिए बता दिया कि पादरी जो होते थे वो भी जनता से एक टैक्स लिया करते थे, एक धार्मिक कर। और उस धार्मिक कर का नाम था टाइथ। कुलीन वर्ग जो थे वो सामंतवादी व्यवस्था का प्रतीक थे। सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से टैक्स वसूल किया जाता था। राजा प्रत्येक प्रांत में अपने सामंत रखता था। सामंतों के पास में अपनी सेना रखी जाती थी। राजा की कुछ सैनिक जो टुकड़ियां होती थी वो सामंतों की रहा करती थी। सामंत जो है वो इन सैनिक टुकड़ियों को अपने खर्चे पर रखते थे। खर्चा वो लेते थे, जो टैक्स वसूल किया जा रहा है उस पैसे में से, उस खर्चे से वो अपने सैनिकों को वेतन देते थे। जब राजा को आवश्यकता पड़ती थी तो ये सामंत जो है अपनी सेना को राजा के पास में भेज दिया करते थे। और ये सामंत जो होते थे वो जनता से टैक्स वसूल करते थे। टैक्स वसूल करने के बाद में कुछ तो सैनिकों को वेतन दिया करते थे। सैनिकों को वेतन देने के पश्चात खुद कुछ रख लिया करते थे, और जो शेष राशि बचती थी उसको राजकोष में वो जमा करा दिया करते थे। इसलिए ये सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत राजा टैक्स वसूल किया करता था जनता से। इस वजह से राजा ने इन दोनों वर्गों को विशेष अधिकार दे रखे थे। किसी भी देश में चले जाओ, प्रत्येक जो देश था, देखो हर जगह यूरोप का कोई भी देश हो वहां पर एक धर्म विशेष को मान्यता प्राप्त थी। एक धर्म विशेष का महत्व था, और वो धर्म विशेष था ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में जो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक हैं या कैथोलिक जो हैं, दो देखिए ईसाई धर्म जो है वो दो भागों में बटा। एक तो कैथोलिक जो पुरानी मान्यताओं को मानने वाले, और प्रोटेस्टेंट जो थे वो नए नियमों को मानने वाले थे। आमतौर पर रोमन कैथोलिक यानी जो कैथोलिक जो थे ईसाई, उनका विशेष महत्व हुआ करता था, उनका दबदबा था। और इसी वजह से यहाँ ये जो पादरी थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे ये यूरोप में। अब जो लोग थे फ्रांस की क्रांति के अनुसार, जब फ्रांस में जब ये सारी समानता रखी गई, समान अधिकार लोगों को प्राप्त हुए, तो यूरोप के जो अन्य देश थे वो भी ये चाहते थे कि उनके देश में भी ये समानतापूर्ण व्यवहार हो, समाज का प्रत्येक वर्ग समान हो, समाज के प्रत्येक वर्ग के अधिकार समान हों। इस तरह की व्यवस्था जो है वो यूरोप के देश चाहने लगे, और यहीं से सामाजिक परिवर्तन का युग हुआ। अब यहाँ परिवर्तन तो सब चाह रहे हैं, लेकिन परिवर्तन के साथ में देखिए लोगों
तीन विचारधाराएं उत्पन्न हुई, उदारवादी, रेडिकल और तीसरी है रूढ़िवादी। पहला पॉइंट पढ़ा हमने सामाजिक परिवर्तन का युग। फ्रांस की क्रांति के बाद में यूरोप के देशों में सामाजिक परिवर्तन की एक होड़ मचने लगी, क्योंकि प्रत्येक देश जो है वो ये चाहता था कि उनके यहाँ भी जो आर्थिक असमानता के वर्ग थे, आर्थिक और सामाजिक असमानता है वो समाप्त हो। कुछ वर्ग विशेष को जो विशेष अधिकार प्राप्त थे, चाहे वो कुलीन वर्ग हो, सामंत हो, पादरी हो, इन लोगों को जो विशेष अधिकार थे वो विशेष अधिकार समाप्त होकर सभी के साथ में समान व्यवहार किया जाए, एक सामाजिक समानता लाई जाए। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन का एक युग प्रारंभ हुआ फ्रांस की क्रांति के बाद में, क्योंकि यूरोप के अन्य देशों को फ्रांस की क्रांति से सबक मिला और वो भी अपने देश में परिवर्तन लाने के पक्ष में थे। आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति के बाद में भारत में भी राजा राम मोहन राय ने इसी फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर और भारत में भी एक नई धर्म सुधार आंदोलन के जरिए भारत में बहुत सारी चीजों को उन्होंने सही करने की कोशिश की थी। धर्म सुधार आंदोलन उसी की तर्ज पर चलाया गया था। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन के युग में तीन प्रकार की विचारधाराएं देखने को मिली, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। उदारवादी जो विचारधारा थी वो ये चाहती थी कि परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे होना चाहिए, समाज में परिवर्तन तो हो, धीरे धीरे होना चाहिए। ये लोग जो हैं वो कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त नहीं करना चाहते थे, पूर्णतः इसके पक्ष में नहीं थे कि कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त हों। दूसरी चीज ये मानते थे कि सरकार को चुनने का अधिकार जिन नागरिकों को होना चाहिए वो नागरिक यानी कि सक्रिय नागरिक के रूप में उन्हीं लोगों को हिस्सा दिया जाना चाहिए जो संपत्ति धारक हैं, यानी कि केवल अमीर लोगों को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। ये कौन चाहते थे? उदारवादी। ये उदारवादी चाहते थे। उदारवादियों का ये मानना था कि सामाजिक परिवर्तन तो हो लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए। दूसरी चीज कि विशेषाधिकारों को समाप्त करने के पूर्ण पक्ष में नहीं थे ये लोग उदारवादी। अगली चीज ये है कि वोट देने का अधिकार केवल अमीरों को ही होना चाहिए, ये मानते थे उदारवादी लोग। संपत्ति विहीन लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, ये कहा था उदारवादियों ने। अब ये तो इनके विचार थे उदारवादियों के। अब अगले विचार हम पढ़ेंगे रेडिकल के। रेडिकल के क्या विचार थे? रेडिकल ये मानता था कि विशेषाधिकार समाप्त हों, समाप्त। इसके साथ साथ में संपत्ति धारक व्यक्ति को बनाया जाए। एक चीज ये, दो चीज, तीसरी चीज ये थी महिलाओं को भी मत देने का अधिकार हो। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यानी कि ये लोग जो है रेडिकल जो लोग हैं, रेडिकल विचारधारा के, वो परिवर्तन चाहते थे, आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे, पूर्णतः परिवर्तन चाहते थे कि जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है यूरोप में उनमें पूर्णतः परिवर्तन होना जरूरी है, ये मानना था रेडिकलों का। उन्होंने कुछ अपने विचार भी रखे कि ये जो विशेषाधिकार है कुलीन वर्ग के और पादरी वर्ग के समाप्त किए जाना चाहिए। व्यक्ति को संपत्ति का मालिक बनाया जाना चाहिए, यह व्यक्ति को संपत्ति का मालिक, और महिलाओं को भी मत देने का अधिकार देना चाहिए। और तभी इसके बाद में समानता आएगी, समाज का प्रत्येक वर्ग समान बनेगा। इसके बाद में अब तीसरी जो विचारधारा आती है ये आती है रूढ़िवादी। देखिए रूढ़िवादी जो थे
उन्होंने कहा कि परिवर्तन होना असामान्य है। प्रारंभ में इन्होंने ऐसे कहा कि परिवर्तन होना असामान्य है, 18वीं शताब्दी में कहा था ये। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद में इनके विचारों को जानने के पश्चात ये लोग भी ऐसे कहने लगे 19वीं शताब्दी आते आते कि परिवर्तन तो हो, परंतु धीरे धीरे, यानी कि सामान्य रूप में ये परिवर्तन होना चाहिए। ये थे रूढ़िवादी लोग। रूढ़िवादी मतलब पुराने परंपराओं को मानने वाले लोग। रेडिकल यानी कि आधुनिक विचारों को मानने वाले। उदारवादी जो है वो दोनों का मिक्सअप है, रूढ़िवादी का और रेडिकल का। परिवर्तन तो चाहेंगे, लेकिन ये भी परिवर्तन धीरे धीरे चाहेंगे। ये बिल्कुल इन्होंने पहले शुरू में 18वीं शताब्दी में बिल्कुल मना कर दिया कि परिवर्तन नहीं, परिवर्तन जरूरी आवश्यक नहीं है। समाज का विकास करते रहो, उद्योग धंधों का विकास करते रहो, परिवर्तन आवश्यक नहीं है। समाज का विकास होगा, उद्योग धंधों का विकास होगा, अपने आप ही व्यक्ति का विकास हो जाएगा। लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी में इन लोगों ने ये कह दिया कि परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी धीमी होती रहनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन विकास की सतत प्रक्रिया है। ये तीव्र विचारधारा आ गई। अब इसके बाद में देखिए, अब अगला जो है, अगला पॉइंट आता है हमारा औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक समाज का मतलब है यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में उद्योग धंधों का विकास हुआ, उद्योग धंधे खुले और उद्योग धंधों के अंतर्गत अब महिला और पुरुष दोनों काम पर जाने लग गए। और काम पर जाने के पश्चात उनके काम के जो घंटे थे वो बढ़ा दिए गए, बढ़ाए गए। यहां औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन देखिए, अब पहले काम करते थे केवल पुरुष, लेकिन औद्योगिक क्रांति हुई, यूरोप में उद्योग धंधे खुले, अब कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी जा रही हैं। ये हो रहा सामाजिक परिवर्तन। और सामाजिक परिवर्तन के इस दौर में काम के घंटे बढ़ाए जाते हैं, मजदूरी कम की जाती है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, काम पर आने वाले लोगों की संख्या, मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, मजदूरी की जो दर है वो घट रही है। यह है औद्योगिक समाज और सामाजिक प्रक्रिया। यहां पर जो मजदूर है, मजदूरों का शोषण कर रहा है श्रम पूंजीपति वर्ग। दो वर्ग समाज में निकल के आ रहे हैं, औद्योगिक समाज में दो वर्ग निकल के आ रहे हैं। एक होगा पूंजीपति वर्ग, दूसरा वर्ग होगा श्रमिक वर्ग। इनकी फैक्ट्रियों को ये लोग चला रहे हैं। इनके उद्योगों में जो भी उत्पादन हो रहा है या जो भी लाभ हो रहा है, उस लाभ को पैदा करने वाले यही लोग हैं। परंतु ये लोग जो हैं वो इनका शोषण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अधिक काम करा रहे हैं, वेतन इनको कम दिया जा रहा है, ये शोषण है इनका। और यही अब समाज में ये जो वर्ग है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, इनके बीच में एक तनाव की स्थिति पैदा होती है, एक संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। और संघर्ष की इस स्थिति में एक अर्थव्यवस्था का एक नया रूप निकल कर आता है सामने, और उस नए रूप का नाम है समाजवाद। समाजवाद
यूरोप में होता है बदलाव। पहले थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार था। निजी संपत्ति के अंतर्गत जो पूंजीपति लोग थे वो अपने कल कारखाने चलाते थे और श्रमिकों का शोषण करते थे। श्रमिक जो है वो पूंजीपति के लिए कमा रहा है, पूंजीपति के लिए उत्पादन कर रहा है, लेकिन पूंजीपति वर्ग उसका शोषण करते हुए उसे कम वेतन दे रहा है और पूरे लाभांश को वो खुद ही ले रहा है, जिसकी वजह से जो गरीबी और अमीरी का अंतर है वो एक बहुत बड़ा अंतर निकल के सामने आता है। इसीलिए लोग एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म होता है इसी बीच, और वो अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। कैसे? ये एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में काम करने वाले यदि 100 मजदूर हैं, 100 मजदूर मिलकर इसको चला रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं इसमें। जो भी प्रोडक्ट हो रहा है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो लागत आ रही है, उस लागत को ये 100 मजदूर मिलकर लगा रहे हैं, और इसमें से जो लाभांश होगा, उस लाभांश को ये जितना भी लाभांश होगा, उस लाभांश को ये 100 मजदूर मिलकर बांट लेंगे। यहां कोई भी मालिक नहीं है और कोई भी मजदूर या नौकर नहीं है, सभी यहां के मालिक हैं और सभी यहां के मजदूर या नौकर हैं। इस अर्थव्यवस्था का नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। यूरोप में इस अर्थव्यवस्था को या इस परिवर्तन को किया जाता है औद्योगिक क्षेत्र में, और औद्योगिक क्षेत्र में ये एक नई व्यवस्था निकल के आती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था यूरोप में आ जाती है, और आने के पश्चात समाजवाद के लिए संघर्ष समर्थन जो है, कई सारे जो विद्वान हैं यूरोप के, जैसे जर्मनी का एक विद्वान था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। दूसरा सिद्धांत दिया था, कार्ल मार्क्स जो थे वो समाजवादी समर्थक थे। जर्मनी का ये लेखक था जिसने 2 सिद्धांत दिए। एक तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उन्होंने ये कहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक समाज में 2 वर्ग बनेंगे। एक वर्ग बनेगा पूंजीपति वर्ग, और एक बनेगा श्रमिक वर्ग। ये पूंजीपति वर्ग हमेशा शोषण करेगा श्रमिक वर्ग का, इसका हमेशा हर युग में शोषण होता रहेगा, हर समाज में इसका शोषण होता रहेगा। ये व्यक्ति जो है वो इसके लिए कमाएगा, लेकिन इसको इसकी मेहनत का पूर्णतः लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति इसका शोषण कर रहा है। ये व्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध किया था इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स समर्थक थे समाजवादी अर्थव्यवस्था का, और उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक देश में जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहां पर श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग का संघर्ष होता रहेगा। गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जाएगी, गरीबी और अमीरी का जो रेशो है वो बढ़ता चला जाएगा, गरीबों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी, और अमीर व्यक्ति गरीबों का इसी प्रकार से शोषण करता रहेगा। ये वर्ग संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। अगर आपको इसको समाप्त करना है तो आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनानी पड़ेगी, किस उत्पादन के सभी साधनों पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति का स्वामित्व होना। सब लोग मिलकर, मिल, फैक्ट्री, कारखाने, जितने भी ऑफिस कार्यालय हैं, वो सब लोग मिलकर चलाएंगे, मिलकर लागत लगाएंगे, उनमें से जो लाभ प्राप्त होगा उस लाभ को भी वो आपस में बराबर बांट लेंगे। यही व्यवस्था है समाजवादी व्यवस्था या समाजवाद,
जिसके समर्थक थे कार्ल मार्क्स। उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का उन्होंने ये कहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसी फैक्ट्री में, ये कोई फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री जो है पेन बनाने की फैक्ट्री है, यहां पर एक श्रमिक जो है 10 रुपए का पेन बनाता है। इस 10 रुपए के पेन में से श्रमिक को जो दिया जाता है वो 2 रुपए दिए जाते हैं। जो ये पूंजीपति जो है वो इस 2 रुपए के अलावा इस पेन पर उस पूंजीपति की जो लागत है ये आती है 3 रुपए, और वो बेच रहा है इसको 10 रुपए में, यानी कि 7 रुपए जो है वो इसको लाभ प्राप्त हो रहे हैं। और ये जो 7 रुपए हैं यही अतिरिक्त मूल्य है। और उन्होंने ये कहा था कि ये जो अतिरिक्त मूल्य है वो इसकी वजह से आया है इसको, लेकिन ये अतिरिक्त मूल्य जो 7 रुपए है वो जा रहा है किसके पास में? पूंजीपति वर्ग के पास में, जिससे अमीरी और गरीबी का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए उन्होंने समर्थन किया समाजवाद का, समाजवाद के लिए समर्थन किया, और इसी प्रकार से बहुत सारे विद्वानों ने इसका समर्थन किया और यूरोप में समाजवाद की शुरुआत हुई। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम कल।